बच्चों, भारतीय संविधान तथा नागरिक जीवन वाली पुस्तक से अब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय हमने पढ़ा था संविधान क्यों और कैसे। तो इस पर दूसरा अध्याय है भारतीय संविधान में अधिकार, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य जिसे कहते हैं। इसकी पहले भूमिका का अध्ययन करेंगे हम। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके पारस्परिक संबंधों के बारे में ही नहीं बताता, जैसा कि पिछले अध्याय में संविधान के बारे में हमने पढ़ा। वो मानव के पूर्ण विकास के लिए कुछ अधिकारों का होना भी अनिवार्य है, और कुछ अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन रक्षा का अधिकार, मूल अधिकार, नागरिकों को कल्याण करने का अधिकार, न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी की जाती है। तो मौलिक अधिकार जो है वो मानव के द्वारा नहीं, बल्कि ये संविधान के द्वारा, संविधान में ही इसका उल्लेख किया गया है कि सभी नागरिकों को किस तरह से मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, और उन अधिकारों के पीछे उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। सबसे पहले हम समझते हैं मूल अधिकार का अर्थ क्या है। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का गरिमापूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अधिकार व्यक्ति के विकास तथा अच्छे जीवन के लिए उसका मूल आधार माना जाता है। मतलब जो हमें अधिकार मिलता है, उस अधिकार के आधार पर ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अधिकारों के मौलिक स्वरूप को कायम रखने के लिए भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितने से कितने तक में? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया है। वैसे अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है, तो उसमें 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद के बीच में नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका ही उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूल तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो राज्य जो है किसी व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और क्योंकि ये अधिकार जो है राज्य ने प्रदान नहीं किया है, बल्कि किसने प्रदान किया है? संविधान ने। तो संविधान के द्वारा ये अधिकार जो प्रदान किए गए हैं उसमें राज्य की सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे अधिकारों का महत्व। तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की समस्या सदैव से ही जटिल रही है, और वर्तमान समय में देखा गया है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व भी प्राप्त कर लिया है। मतलब आज जो है प्रजातंत्र का देश है, जनता का शासन चलता है, जनता के द्वारा निर्मित सरकार बनाई जाती है। तो इसलिए यह समस्या जो है, प्रजातंत्रीय समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि राज्य की शक्ति पर ऐसे नियंत्रण स्थापित किए जाने चाहिए जिसमें राज्य नागरिकों पर मनमानी शक्ति का प्रयोग न कर सके। राज्य की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध मूल अधिकारों के माध्यम से ही लगाए जा सकते हैं। तो अगर किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाना है तो ये प्रतिबंध जो है अधिकारों के माध्यम से ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है, और मौलिक अधिकार के ऊपर यदि प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो इसका मतलब उस अधिकारों को उससे छीन लिया गया है। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारत में इन अधिकारों को विधानमंडल या सरकारों की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया है।
तो इसका अर्थ ये है कि हमें जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को किसी राज्य की विधानमंडल ने या सरकार की इच्छा पर उसे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि क्या है कि इन अधिकारों को संविधान में ही रखा गया है और संविधान के द्वारा ही इन अधिकारों को हमें प्रदान किया गया है। अगला है अधिकारों का घोषणा पत्र। तो उपरोक्त बातों से ये पता चलता है कि अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने के महत्व से पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। तो प्रजातंत्र में यह बात जो है सुनिश्चित होनी चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिन्हें सरकार मान्यता देती है। ठीक है, तो सरकार ने जिन अधिकारों का संविधान में उल्लेख किया गया है उन सभी अधिकारों को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान भी की गई है। इसलिए सरकार के द्वारा वो सारे अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब जिस जगह पर सारे अधिकार लिखे गए हैं और नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उसी अधिकारों को हम क्या कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं। अतः नागरिकों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के माध्यम से दिया जाता है। तो नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से भी नागरिकों को उनके अधिकारों के विरुद्ध काम करने से भी रोका जा सकता है और उनका उल्लंघन किए जाने पर उपचार भी सुनिश्चित किया गया है। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के विरुद्ध कोई काम करता है तो इसका मतलब वो अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो उसको इस काम को करने से रोका भी जा सकता है। संविधान में जो अधिकार पत्र है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। तो इसमें क्या है कि मूल अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 23 हैं, कुल 23 अनुच्छेद है, जिसका अब जैसे भी हमने आपको बताया 12 से लेकर 35 तक उसका जिक्र किया गया है। तो हमारे देश का संविधान जो है वो काफ़ी विस्तृत है और उसका जो अधिकार पत्र है वो भी काफ़ी विस्तृत है। दूसरा है मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। तो हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो कैसे हैं, मौलिकता पर आधारित है, अर्थात जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर सके, जिसका हम दैनिक जीवन में पालन कर सके, अपने व्यवहार में ला सके, इस तरह से दिए गए हैं। तीसरा है मूल अधिकार सीमित है, अमर्यादित नहीं। मतलब मूल अधिकारों की एक सीमा है, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई मर्यादा नहीं है, जब चाहे हम उसका उल्लंघन कर ले, जब चाहे हम उसका दुरुपयोग कर ले, ऐसा नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है या मूल अधिकार जो है वो सीमित हैं हमारे लिए, इसलिए हम वो मर्यादा में हैं, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। चौथा है मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था करता है। तो मूल अधिकार की रक्षा की व्यवस्था जो है राज्य के उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग होने पर वह चाहे तो उसका उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है या फिर चाहे तो वो सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी याचिका को दायर कर सकता है। तो संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 6ठे नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले के बारे में अभी हम थोड़ा सा समझेंगे। समानता के अधिकार के अंतर्गत कई 5 प्रकार के अधिकार आते हैं। इस 5 प्रकार के अधिकार में पहला अधिकार है कानून के समक्ष समानता। तो अभी आपने ऊपर देखा अनुच्छेद 12 से 35 तक का जिक्र किया गया है अपने अधिकारों के लिए। तो इसमें जो है 12, 13 दो अधिकार जो है कहाँ पे है, सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र में, और मूल अधिकार जो है व्यवहारिकता पर आधारित है इसके संबंध में। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से एक समान माना गया है और एक समान होने के कारण उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
दूसरा है सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज में ही रहता है, दूसरे मनुष्यों के बराबर होता है। इसलिए सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तीसरा है सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता। तो जब कोई सरकारी पद निकलता है तो क्या होता है कि अनुच्छेद 16 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति उस पद के योग्य है तो उसे प्राप्त करने का उसे पूरा अवसर दिया जाता है। मतलब कोई भी पद अगर निकलता है, कोई भी पोस्ट अगर निकलती है, तो व्यक्ति अगर उस पोस्ट के योग्य है तो उसे प्राप्त करने का उसे पूरा अवसर दिया जाता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। फिर 4 नंबर पे है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। ठीक है, तो जिस समय अंग्रेज यहाँ पर थे उन्होंने क्या किया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन कराते थे, मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वो चुनाव कराते थे और आपस में भारतीयों को लड़ाते थे। तो जब संविधान बना तो उसमें अधिकार जो हमें दिए गए, तो सांप्रदायिकता का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत कर दिया गया। तो यह बात अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर यदि किसी के साथ भेदभाव करता है या छुआछूत की भावना रखता है तो ऐसा व्यक्ति जो है कानून की दृष्टि से अपराधी माना जाएगा। यह बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत, इसमें अनुच्छेद 18 में कुछ चीज़ें, जैसे अंग्रेज़ों के समय में बहुत सारी उपाधियां प्रदान की जाती थी, तो वो कई उपाधियां जो है उसे ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया, कुछ मुख्य रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 में सेना और विद्या संबंधी उपाधि जो है राज्य की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 4 प्रकार की उपाधियां भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ऊपर सेना और विद्या संबंधी उपाधि जो है राज्य की सरकार देती है अथवा राज्य की सरकार में कौन देगा? राज्यपाल। और जो 4 अन्य उपाधियां हैं ये भारत की सरकार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें भी 9 प्रकार के अधिकार आते हैं। पहला है जिसमें से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है भाषण के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो आपने देखा होगा कई धर्मों में लोग जो है शस्त्र का भी प्रयोग करते हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं। जैसे सिख धर्म में होता है तलवार और बर्छी, स्त्रियां रखती तलवार जो है पुरुष रखते हैं। तो उन्हें हर जगह उसे लेके जाने का अधिकार तो है, लेकिन किसी सम्मेलन में, किसी फंक्शन में, किसी सभा में यदि गए तो भी उसे ले जाने का अधिकार है उन्हें, लेकिन वहाँ पर उसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तीसरा है समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तरह तरह के समुदाय बनाता है, संघ बनाता है, जिसमें आपका ये स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय सभी आ जाते हैं। ये एक तरह का संघ है, समुदाय है। ठीक है, तो व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संघ अथवा समुदाय का निर्माण कर सकता है और उसके लिए सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो इस तरह की स्वतंत्रता भी व्यक्ति को प्रदान की गई है। फिर है भ्रमण की स्वतंत्रता। हम अपने भारत की भूमि पर किसी भी जगह बिना पासपोर्ट, वीज़ा के आसानी के साथ आ सकते हैं और जा सकते हैं, अथवा एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। 5वें नंबर पे है निवास की स्वतंत्रता। तो पहले ये था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है, भारत की किसी भी भूमि पर आप जो है निवास कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पे क्या था? इस बात का प्रतिबंध था। तो अब ये प्रतिबंध भी क्या हो गया है? हटा लिया गया है। फिर है व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो प्राचीन काल में आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो व्यक्ति जिस जाति धर्म से संबंधित होता था वो क्या करता था? उसी प्रकार का व्यवसाय करता था। ठीक है, तो लोग उसे दूर से ही पहचान लिया करते थे कि फला आदमी जो है फला जाति या धर्म का मानने वाला है। लेकिन
जब संविधान बनाया गया तो इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपना परिवार का पेट भरने के लिए किसी भी तरह के व्यवसाय को अपना सकता है, कर सकता है, क्योंकि जहाँ से उसको आमदनी प्राप्त होगी वही उसका व्यवसाय माना जाएगा। 7वें नंबर पे है कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को हम अपराधी तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि उसके द्वारा कोई अपराध न किया जाए, ठीक है, और तब तक कानून के द्वारा भी उसे कोई दंड नहीं दिया जाता है। तो कानून का उल्लंघन जब तक कोई व्यक्ति नहीं करता है तब तक उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। 8वें नंबर पे है जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है और ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए अधिकार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जीवन को या उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो कानून की शरण ले सकता है या कानून की मदद भी ले सकता है, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा कर सकता है। 9 नंबर पे है बंदीकरण की अवस्था में अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती जो है काम के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है और न ही उसके ऊपर कोई ऐसा कार्य थोपा जा सकता है जो वो कर पाने में सक्षम न हो। तो किसी भी व्यक्ति को बंदी बना करके उससे काम करवाना या फिर ज़बरदस्ती उसे शारीरिक श्रम कराना ये भी अधिकार है, लेकिन ज़बरदस्ती का नहीं है, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है कि हम किसी को बंदी बना करके ज़बरदस्ती उससे काम नहीं करा सकते, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है, चाहे अपनी इच्छा से काम करे या ना करे। तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मनुष्य के इसमें 2 तरह के अधिकार हैं। अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है कि मनुष्य के क्रय और विक्रय तथा बेगार पर रोक। तो कोई भी मनुष्य ना किसी मनुष्य को खरीद सकता है, ना बेच सकता है और ना ही उससे ज़बरदस्ती शारीरिक श्रम करा सकता है। तो खरीदना और बेचना तो अब तो दूर की बात हो गई है, लेकिन एक चीज़ है बेगार पर रोक। लोग ज़बरदस्ती किसी से काम करवा लेते हैं फिर उसको पारिश्रमिक नहीं देते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है, यदि हमने किसी व्यक्ति से काम करवाया है तो उसे उसका पारिश्रमिक देना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे है बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नौकर रखने पर निषेध। तो 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को किसी भी कारखानों में या खाने जहाँ खुदाई उदाई का काम होता है उसमें या किसी दुकान पे या कहीं भी जहाँ नौकरी से संबंधित बातें होती हूँ, ऐसे जगहों पे उन्हें नौकरी देना जो है वो निषेध माना गया है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसलिए ऐसे बच्चों को किसी भी तरह के कारखानों में, खानों में नौकर नहीं रखा जाता है और ना ही उन्हें नौकरी पर लगाया जा सकता है। चौथे नंबर पे आता है अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 तरह के अधिकार है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के लिए सभी व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। मतलब धर्म के नाम पर हम किसी भी धर्म का आचरण करें, प्रचार करें, तो उसके लिए हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्योंकि धर्म जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। हमें स्वेच्छा से जो भी धर्म अच्छा लगता है या जिस धर्म को चाहे हम मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरे नंबर पे है धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि धर्म संबंधी कोई भी कामकाज है तो ये जरूरी नहीं है कि उसी धर्म का मानने वाला व्यक्ति ही उसे पूरा करे। उसमें हाथ बटाने के लिए या हस्तक्षेप करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ा सकता है धर्म के मामले में, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है इसमें सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। ये बात अनुच्छेद 26 में कही गई है। तीसरे नंबर पे है धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि को कर से मुक्ति। तो अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है
कि धर्म के नाम पर अगर कोई व्यक्ति कितनी भी धनराशि खर्च करता है, दान देता है या गुप्त दान देता है, तो ऐसी दी हुई धनराशि को टैक्स से मुक्त रखा जाता है। मतलब उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता है कि आपने इतना सारा पैसा अनाथ आश्रम को क्यों दान कर दिया, मंदिर में क्यों दान कर दिया, किसी ट्रस्ट को क्यों दान कर दिया। तो इस संबंध में कोई जो है प्रश्नोत्तर नहीं किए जाते हैं, अर्थात ये सब बातें जो है टैक्स से मुक्त रखा गया है। चौथे नंबर पे है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 28 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में मतलब जितने भी स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, सब उसमें जो है धर्म के नाम पर किसी भी विद्यार्थी को, बच्चे को धर्म के नाम पर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा केवल क्या दी जाएगी, जो आपकी पुस्तक है, जो उस आपकी पुस्तक में कोर्स है, किताबों में जो छपे हुए हैं, उन्हीं से संबंधित बातें कहीं और बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। धर्म के नाम पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। 5वें नंबर पे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें भी 2 तरह के अधिकार आते हैं। पहला है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन हुए हमारे यहाँ, हिंदू को छोड़ करके मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में गिने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी अपनी भाषा, इनकी अपनी लिपि, इनकी अपनी संस्कृति, इन सबको सुरक्षित रखने का उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। यह नहीं है कि वो भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदू धर्म को अपनाएं, हिंदू संस्कृति को अपनाएं, हिंदी भाषा बोले, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अपनी भाषा बोलने का अधिकार दिया गया है, उन्हें अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है, उन्हें संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार भी दिया गया है। दूसरे नंबर पे है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। तो अल्पसंख्यक कौन हुए हमारे यहाँ, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, यहूदी और ईसाई, ये सब लोग अल्पसंख्यक हैं। इन लोगों को जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का भी अधिकार दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पे बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले जाते हैं, जिसका प्रशासन वो खुद ही चलाते हैं। सरकारी नहीं होती है, लेकिन वो सरकार की तरफ से मान्यता मिली होती है, तो वो लोग अपने स्कूल को, प्रशासन को, संस्थाओं को खुद ही चलाते हैं और उसका कामकाज भी स्वयं करते हैं। ऐसी संस्थाओं को या ऐसे शिक्षण संस्थाओं को सरकार के द्वारा कोई विशेष सहायता, धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। अब आता है 6ठे नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है। और अभी तक के जितने भी आपने अधिकार पढ़े, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति, इन सब से ये अलग है, क्योंकि 6ठे नंबर का जो आपका अधिकार है ये इसलिए दिया गया है कि ये उपरोक्त 5 अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके आधार पर अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं। इस संबंध में न्यायालय कई प्रकार के आदेश जारी करते हैं, जिन्हें हम प्रादेश या रिट भी कहते हैं। पहले नंबर पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती किसी ने बंदी बना लिया है या किसी पुलिस वालों ने बंदी बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो है न्यायालय में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और न्यायालय बंदी बनाने का मतलब है गैर कानूनी तरीके से मतलब बिना किसी जुर्म के उसे अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले अगले दिन न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय जो है दोनों पक्षों की बातें सुनता है। दोनों पक्ष कौन हुए, एक तो वो जिसे गिरफ्तार किया गया है, दूसरा वो जिसने गिरफ्तार किया है। ठीक है, गैर कानूनी ढंग से। तो न्यायालय के द्वारा जब दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं और बातें सुनने के बाद न्यायालय जो है उस व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देता है, अर्थात छोड़ने का आदेश जो देते हैं उसे क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश।
यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। मतलब कोई अधिकारी है मान लीजिए, और वो अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, संवैधानिक तरीके से, मतलब जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार उसका पालन नहीं कर रहा है, और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो सही जाहिर सी बात है, जब हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो इसका अर्थ है हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि उस समय परमादेश का लेख जारी किया जाता है, अर्थात न्यायालय के द्वारा इस तरह का लेख जारी किया जाता है कि वो अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके कर्तव्य से जो है दूसरे के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा है प्रतिषेध या निषेध या आदेश कह लीजिए। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है। निचली अदालत, आगे जब आप न्यायालय के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिले स्तर के न्यायालय, राज्य के न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जिले के न्यायालय के बाद आता है आपका राज्य का उच्च न्यायालय, और उसके बाद जो आता है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत का अंतिम न्यायालय माना जाता है। तो जब कोई अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, मतलब अगर कोई मुकदमा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी वो क्या है कि उस पर जबरदस्ती कार्य करता है, ठीक है, तो और मुकदमे की सुनवाई करता है, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा उसे करने के लिए रोकने का जो आदेश जारी करती है उसे प्रतिषेध कहा जाता है। तो इस तरह से जो है कि जब कोई नीचे की न्यायालय, जिले स्तर की न्यायालय जो है किसी मुकदमे पे ज़बरदस्ती सुनवाई करती है, तो राज्य के उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस पर जो रोक या प्रतिबंध लगाया जाता है उसे प्रतिषेध का आदेश कहा जाता है। चौथे नंबर पे है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ठीक है, ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से ये पूछता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर रह करके कार्य कर रहा है। जो पद उसे दिया ही नहीं गया है और जिस पद पर वो रह नहीं रहा है, तो ऐसे पद पे वो कैसे किस तरह से रह करके कार्य कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, अधिकार परीक्षा। फिर है उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उनसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। मतलब जिले स्तर के न्यायालय में अगर कोई मुकदमा चल रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो न्यायालय के द्वारा जो है ऐसे मुकदमे को उससे लेके क्या किया जाता है, उससे ऊपर की अदालत अथवा राज्य के न्यायालय में, राज्य के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है, या ये कह लीजिए वहाँ भेज दिया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए राज्य के उच्च न्यायालय में कोई ऐसा मुकदमा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो इस तरह के मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बच्चों, ये आपके मौलिक अधिकार हैं जो 6 प्रकार के हैं। इसके बाद एक अधिकार और है जो शिक्षा का मूल अधिकार माना जाता है। तो सन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर बच्चे को ड्रेस, किताबें, निःशुल्क भोजन, इन सब की व्यवस्था की गई है, ताकि 14 वर्ष तक का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 8 या 9 तक आता है तो उतना उसको अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। इसीलिए जब आपने पहले अभी एक चीज़ का अध्ययन किया है
कि मनुष्य के ये बच्चों को कारखानों खानों आदि में नौकर रखने पर निषेध। तो इसीलिए निषेध प्रतिबंध लगाए गए हैं कि वो वहाँ पे काम नहीं कर सकता है। फिर है संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार में शामिल था, 7वें नंबर पे शामिल था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1978 में इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। और यह जो है केवल एक जो है क्या रह गया है, जनता पार्टी की सरकार उस समय थी 78 में, तो उसने संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। और यह अधिकार अब केवल एक सामान्य अधिकार के रूप में है। और इसमें जो है पहले क्या था कि व्यक्ति के लिए एक लिमिट लगाई गई थी कितनी संपत्ति होनी चाहिए। अब क्या है कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी मेहनत से जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकता है और उसे सुरक्षित भी रख सकता है। और इसी क्रम में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन भी किया गया, जो 10 दिसंबर सन 2000 में हुआ था, और 2002 में। इसमें सरकार ने ये किया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग जो गठित किया गया है उसकी शरण भी ले सकता है।